चलिए भाई, तो 20वां क्वेश्चन देखिए। ये बाय मिस्टेक इनको हम करेक्ट करा लेंगे, ठीक है। ये दो क्वेश्चनों की आज मिस गलती हुई है, इसमें कोई बात नहीं है, चल जाता है कभी कभार। टाइपिंग वाले भैया दोस्त होकर बिल्कुल करते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। वही क्वेश्चन मैंने रिपीट कर दिया, तो क्वेश्चन नंबर 20 देख लीजिए। ए कैन कंप्लीट अ सर्टेन वर्क इन 30 days, बी इज 25% more efficient than A and C is 20% more efficient than B. They all work together for 3 days. B alone will complete the remaining work in. क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि A काम को 30 दिनों में पूरा कर सकता है, B A से 25% अधिक कुशल है और C B से 20% अधिक कुशल है। उन सभी ने 3 दिनों तक एक साथ काम मिलकर किया, तो आपको बताना है कि शेष काम B अकेले कितने दिन में पूरा कर लेगा। देखिए किस तरीके से इस क्वेश्चन को बनाएंगे। तो सबसे पहले हमें इनकी एफिशिएंसी का रेशियो बनाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ परसेंटेज में डेटा दिया है। तो यहाँ पर पहले हम बात करेंगे कि B A से 25% अधिक कुशल है, तो B और A की एफिशिएंसी का रेशियो बनाएंगे, और C B से 20% अधिक कुशल है, तो C और B की एफिशिएंसी का रेशियो बनाएंगे। फिर वहां पर जो कॉमन है, यानी कि दोनों में B कॉमन है, तो उसको इक्वल करके हम A B और C की एफिशिएंसी का रेशियो बनाएंगे। तो वहां से हमें मिल जाएगा कि A एक दिन में कितना काम कर सकता है, और वो पूरा काम 30 दिन में कर सकता है, तो काम का उसकी एफिशिएंसी से मल्टीप्लाई करके हम पूरा काम मिला लेंगे, ठीक है। कितने दिन में काम कर सकता है? 30 दिन में कर सकता है, और उसकी एफिशिएंसी कितनी है, तो 30 से मल्टीप्लाई करके हम वर्क बना लेंगे, और फिर हम उस वर्क में से इन तीनों का 3 दिन का वर्क माइनस कर देंगे, और इस प्रकार रिमेनिंग वर्क हम B से करवा लेंगे। तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं क्या करना है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि A एक काम को कितने दिन में करता है, तो इन्होंने लिखा है 30 दिन में एक काम को करता है। अब फिर इसके बाद बात कर रहे हैं कि B A से 25% अधिक कुशल है। B A से 25% अधिक कुशल है। अगर हम बोले कि A की क्षमता 100 है, तो B की क्षमता कितनी हो जाएगी? 125। 25% अधिक कुशल है, तो 25 से कट जाएगा 5 बार, और 25 से कट जाएगा 4 बार। तो हम ये कह सकते हैं कि ये A और B की, यानी कि B और A की क्षमता का अनुपात आ गया, ठीक है। कितना? 5:4। अब यहाँ पर सेकंड स्टेप में आपको दिया है भाई कि C B से 20% अधिक कुशल है, C और B की क्षमता का अनुपात बनाते हैं। C B से 20% अधिक, तो B की क्षमता मान लीजिए 100, तो C की कितनी हो जाएगी? 120। किससे कट रहा है? 20 से 5 बार और 20 से 6 बार। तो देखिए ये आ गया आपका C और B की क्षमता का अनुपात। ये कितना आ गया? 6:5। अब जरा आप देखिए कि दोनों में जो कॉमन है B, वो दोनों जगह सेम है कि नहीं? B की क्षमता यहाँ कितनी? 5, और यहाँ भी कितनी? 5। तो यहाँ से बहुत आसानी से आपको A B और C की क्षमता का अनुपात मिल गया। A अनुपात B अनुपात C। A B की क्षमता का अनुपात कितना आएगा? A की क्षमता 4, B की क्षमता 5 और C की क्षमता 6, यानी कि ये इन तीनों की क्षमता का अनुपात आ गया। इसका मतलब ये कह सकते हैं कि एक दिन में यदि 4 यूनिट का काम करता है, तो B 5 यूनिट का और C कितना? 6 यूनिट का काम करता है। एक दिन में 4 यूनिट, तो B 5 यूनिट और C 6 यूनिट का काम करता है। अब बात ये हो रही है कि एक काम को 30 दिन में कर सकता है, तो ये कितना कार्य करता होगा भाई? तो कार्य निकाल सकते हैं यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं? वर्क निकाल सकते हैं भाई। तो वर्क कैसे निकालेंगे, कार्य कैसे निकालेंगे? तो देखिए वर्क निकलेगा, एक दिन में 4 करता है, 30 दिन में कितना करेगा? तो आप कहेंगे सर 120, तो 120 यूनिट का कार्य है। अब A B और C सभी ने मिलकर 3 दिन तक काम किया। एक दिन में ये तीनों कितना करेंगे? तो अब आप देखिए A प्लस B प्लस C एक दिन में कितना करेंगे? तो 4 प्लस 5 प्लस 6, कितना हुआ? तो 6 5 11 और 4 15। तो 3 दिन में कितना करेगा? तो आप कहेंगे सर 45। तो 45 यूनिट काम इन्होंने कर लिया। तो अब हम क्या करेंगे? शेष काम निकालेंगे। तो शेष वर्क क्या होगा? तो शेष कार्य निकाल लीजिए भाई, शेष वर्क निकाल लीजिए। 120 टोटल में से 45 हो गया। तो देखिए 10 में से 5 गया 5, 5 गया 12 में से तो 7, तो 75 यूनिट का वर्क अभी बचा है। अब ये 75 यूनिट का वर्क किससे करवाना है आपको? B से। और B की एफिशिएंसी कितनी है? 5। B की एफिशिएंसी कितनी है? 5, और 75 यूनिट का काम आपको करवाना है। कि कितने दिनों में कर लेगा? तो दिन कैसे निकालते हैं? तो आप कहेंगे सर दिन निकालते हैं, कार्य जो करवाना है आपको यानी कि 75, और किससे करवाना है? B से। तो कार्य में जिस व्यक्ति से आपको कार्य
डिवाइड कर देते हैं तो क्या आ जाता है भाई, समय आ जाता है। तो 15 बना 75 तो 15 दिन, 15 दिन में बी जो है रिमेनिंग वर्क को कर लेगा। तो 15 इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी में आपको 15 दिया है तो ऑप्शन बी आपका आंसर है। ऑप्शन बी क्या हो गया आपका आंसर। आई होप बात आपको समझ में आ गई होगी किस तरीके से इस क्वेश्चन को बनाना है। क्लियर है? तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए क्या कह रहा है। बोला द एवरेज ऑफ 12 नंबर्स इज, द एवरेज ऑफ 12 नंबर्स इज 45.5. The average of the first 4 numbers is 41.5 and the that of the next 5 numbers is 48. The 10th number is 4 more than the 11th number and 9 more than the 12th number. What is the average of the 10th and the 12th number is? क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि 12 संख्याओं का औसत 45.5 है, पहली 4 संख्याओं का औसत 41.5 है और अगली 5 संख्याओं का औसत 48 है। ठीक है, तो इन्होंने बोला कि 10वीं संख्या 11वीं संख्या से 4 अधिक और 12वीं संख्या से 9 अधिक। 10वीं संख्या क्या है, 11वीं संख्या से 4 अधिक और 12वीं संख्या से कितनी, 9 अधिक है। 10वीं संख्या और 12वीं संख्या का आपको औसत बताना है कि क्या है। तो देखिए ये आपका कॉन्सेप्ट से भी हो जाएगा और ट्रेडिशनली भी हो जाएगा। तो हम आपको ट्रेडिशनली करवा देते हैं इस क्वेश्चन को फटाक से। देखिए इन्होंने बोला कि 12 संख्याओं का औसत कितना है, तो 45.5 है। तो 12 संख्याओं का एवरेज आपको कितना दिया है, 45.5 दिया है, ये आपको एवरेज दिया है। तो इनका टोटल कितना हो जाएगा, तो अगर हम इसको 45.5 को 12 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये क्या हो जाएगा, टोटल निकल आ जाएगा कि 12 संख्याओं का टोटल कितना है। तो 12 संख्याओं का टोटल आ जाएगा। तो आप कहेंगे सर 12 25 60 की 0, हासिल में 6, 12 25 60 और 6 66 की 6, हासिल में 6, 12 चौक 48 और 6 54। तो ये आपका हो जाएगा, दशमलव लग जाएगा एक अनुपात 546। तो 12 संख्याओं का कुल योग कितना आ गया, 546। अब इन्होंने बोला कि पहली 4 संख्याओं का औसत, तो पहली 4 संख्याओं का औसत कितना दिया है, तो ये आपको दिया है 41.5। तो इनका टोटल निकाल लीजिए, पहली 4 संख्याओं का टोटल निकाल लीजिए। तो आप पहले 41.5 में मल्टीप्लाई कर लीजिए 4 से, तो 4 संख्याओं का औसत आ जाएगा। भाई आपको पता है कि जितनी संख्याएं औसत से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कुल योग आता है। तो यहाँ से कुल योग निकल आएगा भाई कितना, तो पहली 4 संख्याओं, तो 5 चौको 20 की 0, हासिल में 2, 4 एकम 4 और 2 6 और 4 चौको 16। तो ये कितना हो गया, 166, एक अनुपात दशमलव लगा दिया। ठीक, तो ये पहली 4 संख्याओं का औसत आ गया। अगली 5 संख्याओं का औसत 48 है। तो अगली 5 संख्याओं की अगर हम बात करें तो औसत कितना है, 48 है। तो उनका टोटल कैसे निकालेंगे, तो आप कहेंगे सर उनका टोटल निकलेगा 48 × 5 करके। तो इनका टोटल क्या हो गया, 8 5 40 की 0, हासिल में 4, 5 चौको 20 और 4 24, 240। 240 क्या हो गया आपका, अगली 5 संख्याओं का औसत हो गया। तो देखिए 5 और 4 अगर इन दोनों का आप सम कर दें, 5 और 4 इन दोनों का अगर आप सम कर दें तो 9 संख्याओं का आपको कुल योग मिल जाएगा। और 9 संख्याओं का कुल योग यदि हम 12 संख्याओं के कुल योग में से माइनस कर देंगे तो हमारे पास 3 संख्याओं का कुल योग बचेगा। तो आपके लिए सर बिल्कुल बचेगा। तो अब आप देखिए 9 संख्याओं का टोटल निकालना है, 9 नंबर्स का टोटल। 9 नंबर्स का टोटल क्या होगा, तो आप कहेंगे सर 166 प्लस 240 कर दीजिए। तो ये आपका हो जाएगा 6, 6 4 10 की 0, हासिल में 1 और ये आपका 406। ये कितना हो गया, 406। 406 अगर हम इसमें से माइनस कर दें, 546 में से माइनस कर दें तो 3 नंबर्स का जो रिमेनिंग 3 नंबर्स हैं उनका टोटल क्या आएगा। तो आपने क्या करना है, 12 के टोटल में से 9 का टोटल क्या करना है, आपको माइनस करना है। 9 संख्याओं का टोटल माइनस करना है। तो 12 का टोटल कितना है, तो आप कहेंगे सर 546 है, उसमें से कितना माइनस कर दीजिए और 406 को माइनस कर दीजिए। तो माइनस किया तो यहाँ पर 0, यहाँ पर आपका 4 और ये 140 आया। यानी कि जो शेष 3 संख्याएं उनका योग कितना है, 140 है। अब आप देखिए शेष 3 संख्याओं में कंडीशन दी है कि 10वीं संख्या 11वीं से 4 अधिक है, 10वीं संख्या 11वीं से 4 अधिक है। तो अगर हम बात करें, इन्होंने क्वेश्चन में आपसे बोला कि 10वीं संख्या 11वीं से 4 अधिक है और 12वीं से 9 अधिक है, मतलब 9 4 13 जोड़ दीजिए आप तो सीधा। तो किसमें आप ले लीजिए कौन सी संख्या,
11वां जो नंबर है, 11वां जो नंबर है और जो 10वां नंबर है, अब 10वां नंबर देखिए कैसे मानेंगे आप। 10वीं में 9 और 4 13 जोड़ दीजिए तो x + 13 कर दीजिए। तो x + 13 करेंगे अगर आप तो ये x से तो 13 अधिक होगी, जबकि इन्होंने बोला क्या है 9 अधिक है। तो चलिए 9 अधिक मत करिए, आप बीच वाली मान लीजिए, 20 से आपका आंसर बहुत आराम से आ जाएगा। आप बीच वाली 11वीं संख्या मान लीजिए, 11वीं संख्या आप मान लीजिए कितनी, आप 11वीं को x मान लीजिए। चलिए तो 11वीं को अगर हम x मान लेते हैं तो 10वीं संख्या 11वीं से कितनी 4 अधिक है और 12वीं से कितनी 9 अधिक है। तो 11वीं से 4 अधिक है और 12वीं से 9 अधिक है, तो 12 को आपको कितना मानना पड़ेगा। तो आप अगर इसको से 4 अधिक है तो ये तो x + 4 हो जाएगी, तो फिर इसमें भी मजा नहीं आएगा। हम सोच रहे हैं कि प्लस में ले लें आप सारी संख्याओं को। तो अगर आप प्लस में सारी संख्याओं को ले लें तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 10वीं संख्या 11वीं से 4 अधिक है और 12वीं से 9 अधिक है, तो 10वीं संख्या और 12वीं का आपको औसत बताना है, ठीक है। और इन तीनों का कुल योग मिल जाएगा अगर आपको संख्या मिल जाए तो इसके लिए आप क्या करो कि 10वीं संख्या 11वीं से 4 अधिक है और 12वीं से 9 अधिक है, यानी कि अगर आप इसको 13 अधिक कर देते हो, इसको आप क्या कर दीजिए 13 अधिक कर दो, इसको आप 13 अधिक ही कर दो। तो अब ये से 4 अधिक है तो इसमें क्या आपको क्या करना पड़ेगा, x + 9 करना पड़ेगा। तो देखिए इससे ये 4 अधिक है, लेकिन इससे कितनी अधिक है, इससे ये 9 अधिक है, तो ये x प्लस कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी। तो 12वीं संख्या x + 4 आ गई, 11वीं संख्या x + 9 हो गई और 10वीं संख्या x + 13 हो गई। तो देखिए इससे तो 4 अधिक है, अगर आप इसमें 4 जोड़ो तो 4 अधिक है और इसमें 9 जोड़ो तो इससे 9 अधिक है। तो हमारी 10वीं संख्या x + 13 हो गई, 11वीं संख्या आपकी कितनी हो गई, तो आपकी 11वीं संख्या x + 9 हो गई और 12वीं संख्या x + 4 हो गई। अब ये बची हुई 140 योग था, इन तीनों का क्या करें, तो इन तीनों का योग कितना आएगा, x 3x, 9 3 22 और 4 26, कितना हो गया 26। तो यानी कि आपका ये जो कुल योग आया ये कितना आया 3x + 26 बराबर में कितना 140। तो 26 माइनस करेंगे कितना बचेगा 16 14, तो ये कितना बचा 114 बचेगा, 16 नहीं 114 बचेगा। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 से भाग लगाएंगे, तो 3 से भाग लगाएंगे तो आप कहेंगे सर 3 करके 9 और 3 8 24, तो x की वैल्यू आ गई 38, यानी कि आपकी x की वैल्यू 38 आ गई। अब हमें 12वीं संख्या निकालनी है तो 38 और 4 42, 12वीं संख्या आ गई, क्योंकि हमें 12वीं और 10वीं का औसत चाहिए और 38 में कितना 13 जोड़ दें तो 41 10 51, तो ये आपकी 51 आ गई। तो हमारे पास 10वीं संख्या आ गई 51 और 12वीं संख्या आ गई 42। अब इन दोनों का हमें औसत चाहिए, औसत मतलब क्या, इन दोनों को जोड़ दीजिए, तो 51 + 42 और डिवाइड बाय कितना कर दीजिए 2, तो ये आपका कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर ये 93 हो जाएगा, 93 डिवाइड बाय 2, तो 2 चौके 8, 2 6 12 और 2 5 10, यानी कि 46.5 आपका आंसर है और ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी क्या हो गया इस प्रकार आपका आंसर होगा। बिल्कुल ट्रेडिशनल अप्रोच से किया है, अभी कोई भी इसमें कॉन्सेप्ट या लॉजिक आपको नहीं बताया है, ठीक है ना। कॉन्सेप्ट लग सकता है लेकिन अभी आपको ट्रेडिशनल अप्रोच से बताया है, क्योंकि जो बेसिक से तैयारी कर रहे हैं वो बेसिक थोड़ा सा क्लियर हो जाए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 22 आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 22 आपसे कह रहा है दी सर्कमफ्रेंस ऑफ द बेस of a conical tent is 66 meter. If the height of the tent is 36 meter, what is the area of the canvas used in the making the tent? पाई की वैल्यू दी है 22/7। बोले शंकुआकार तंबू के आधार की परिधि 66 मीटर है। यदि तंबू की ऊंचाई 36 मीटर है तो तंबू बनाने में उपयोग किए जाने वाले कैनवास का क्षेत्रफल बताइए। देखिए आपको बता दें कि जो तंबू है वो कैसा है, शंकुआकार है, ये शंकु के आकार का तंबू है, ये शंकु के आकार का तंबू ऐसा तंबू है। इसका जो आधार होता है वो एक सर्कल होता है, एक वृत्त होता है, और इस वृत्त की परिधि दी है, वृत्त की परिधि आपको दी है, इसका जो आधार है उसकी परिधि दी है, यानी कि वृत्त की परिधि आपको दी है। ये जो आधार है, आधार मतलब क्या है भाई, तो आधार मतलब वृत्त, आधार उसके वृत्त में होता है और आधार की परिधि कितनी दी है 66, तो ये आपको 66 मीटर दे रहा है, ठीक है। साथ ही साथ इन्होंने आपको इसकी ऊंचाई दी है, तो ऊंचाई क्या होती है, इसके शीर्ष से उसके सर्किल यानी कि सर्किल के केंद्र तक की दूरी, ये आपकी ऊंचाई कहलाती है। ये आपको कितनी दी है, तो ये 36 मीटर दी है, इसको हम h से डिनोट करते हैं।
ये आपको ऊंचाई दी है तंबू की। अब इसको कैनवास के द्वारा बनाने में जो कैनवास लगेगा उसका क्षेत्रफल बताना है। तो कैनवास जो लगेगा वो ऐसे लगेगा, क्योंकि शंकु के आकार में बताना है। तो जो कैनवास लगेगा वो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा ऐसा। वो क्या होगा? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो जो कैनवास का क्षेत्रफल है वो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर होगा। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कैनवास का क्षेत्रफल किसके बराबर होगा? वो शंकु के यानी कि स्तंभु के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर होगा। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर होगा वो, जो कि कितना होता है? पाई आर एल होता है। एल यहाँ पर क्या होती है? स्लैंट लाइन यानी कि त्रियक ऊंचाई। तो एल की वैल्यू कैसे निकलेगी? तो एल की वैल्यू बेटा निकलती है, एल होता है √h² + r²। तो देखिए सबसे पहले बात हमें करनी पड़ेगी कि हमें एल की वैल्यू निकालनी है। इस तंबू की हमें रेडियस भी चाहिए, इसका आधार जो है उसके आधार में जो सर्कल बन रहा है उसका हमें त्रिज्या चाहिए, उसकी त्रिज्या चाहिए। ऊंचाई h हमारे पास है, त्रिज्या मिल जाएगी तो एल मिल जाएगा, एल मिल जाएगा तो यह वैल्यू रख के आप आंसर निकाल सकते हैं। अब देखिए सारी बातें हमारे पास दी गई हैं, क्वेश्चन के माध्यम से ही सारी चीजें सॉल्व हो जाती हैं। कैसे सॉल्व हो जाती है? तो देखिए यहाँ पर परिधि दी है, तो वृत्त की परिधि क्या होती है? 2πr। तो 2πr की वैल्यू आपको 66 है। अब आप बताइए 2π की वैल्यू रखेंगे 22/7 इंटू 8, तो यहाँ से 8 निकल आएगा मेरी। तो आप कहीं सर 22 दिया 66, तो 7 से 21/2, तो आपकी रेडियस कितनी आ गई? 21/2 रेडियस आपने निकाल ली। और आपके पास ऊंचाई भी है, एल आप निकाल सकते हैं कि नहीं? तो आप कहेंगे सर बिल्कुल हम निकाल सकते हैं एल। एल कैसे निकालेंगे? तो आप कहेंगे सर ऊंचाई आपकी 36 का स्क्वायर हो जाएगी प्लस ये आपका 21/2 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास एल निकल आएगी। एल निकल आएगी, बस यहाँ में वैल्यू पर पुट कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। और अगर आप पाई के रूप में ही लेना चाह रहे हैं तो पाई के रूप में ले लें तो और अच्छी बात है, लेकिन आर की वैल्यू तो आपको फिर भी निकालनी पड़ेगी क्योंकि एल तो कभी निकलेगा। तो यहाँ पर आप देखिए 36 का वर्ग कितना होता है? तो 36 का वर्ग देखिए आप कैसे करेंगे, इसका बेस 50 मान लीजिए। 50 से ये कितना कम है? तो आप कहेंगे सर ये 50 से कम है 14। 14 का वर्ग कितना होता है? तो आप कहेंगे सर 196। 196 का 6 ले लीजिए और 19 चला जाएगा हाथ से। नहीं तो आप दूसरा तरीका ऐसे भी कर सकते हैं कि 36 में 6 का वर्ग 36, 3 का वर्ग 0, 9, 6 18 दूनी 36। तो ये आपका 6 और ये आपका 11 की 1 और ये आपका कितना हो जाएगा? तो ये भी आपका 11 कितना हो जाएगा? ये आपका हो गया 6 6 36, तो ये 0 9 6 के 18, 18 दूनी 36 होगा। हमने 18 लिख दिया, यहाँ पर 18 दूनी 36 होगा। आपको इनको ऐड करना है, तो ये 6 और ये कितना हो जाएगा? 9 और ये आपका कितना हो जाएगा? 12। तो 12 तो 96 आपका 36 का वर्ग है। तो यह तो आपका हो गया 36 का वर्ग 1296 प्लस ये 441 बटे में कितना? 4 आ जाएगा। बटे में कितना आ जाएगा? 4। काफी कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन है, तो काफी कैलकुलेशन हो रही है 2-3 क्वेश्चनों में। देखिए अब 1296 का आपको 4 गुना करके उसमें 441 जोड़ना भाई, और ये बोल रहे हैं कि मान ले इतना इतना दिया, दशमलव में भी आपको आंसर देना है अप्रोक्सीमेशन में, तो करना ही पड़ेगा। ठीक, तो अब देखिए लगभग में अगर आंसर लेने की हम बात करें तो 1296 का तो पहले 4 गुना कर लीजिएगा। 4 गुना करेंगे तो 6 चौको 24 की 4, 5 में 2 आएगा, 9 36 2 38 की 8, 8 में 3 आएगा, 4 दूनी 8 3 11 की 9 में 1 आएगा, 4 और 1 5। तो ये आपका 5184 और उसमें कितना जुड़ जाएगा? 41 जुड़ जाएगा, तो ये 5 हो जाएगा, ये 12 की 2 आंसर में 1 हो जाएगा 6 56 25 बटे 4 आएगा। अब 56 25 किसी संख्या का वर्गमूल होता है कि नहीं, अब आपको ये चेक करना पड़ेगा। तो 56 25 आपको क्या करना पड़ेगा? भाग विधि से इसका वर्गमूल निकालना पड़ेगा। तो चलिए 56 25 का हम क्या करते हैं? वर्गमूल और निकाल लेते हैं फटाक से भाग विधि से। तो देखिए आपको एक कैसी संख्या चाहिए, तो 7 ले लीजिए। 7 का वर्ग 49 होता है, 49 यानी कि यहाँ पर कितना बचेगा? 7 और ये 2 25 ये निकल आ जाएगा। 7 और 7 आप जोड़ देंगे, तो पहले तो 7 बार भाग दिया तो ये 14 हो गया। अब आप कितना करते हैं? कितने से भाग देते हैं? 7 से भाग देते हैं। 5 चाहिए तो 5 से ही भाग दे सकते हैं। तो 500 कुछ होगा, तो 5 से भाग देंगे तो 145 हो जाएगा। 145 इंटू 5 करेंगे आप बेटा, बहुत ज्यादा कैलकुलेशन जा रही है। 25 की 5 हासिल 2, 5 चौक 2, 22 की 2 हासिल में 2, 5 एकम 5 2 7, बिल्कुल कट गया, 5 से कट गया यानी कि 75 आ गया। बिल्कुल अब कैलकुलेशन आपकी इजी हो गई। ये आपका 75 और बटे में कितना आ गया? 2। तो एल की वैल्यू 75/2 आ गई।
तो आपने L निकाल लिया और आपके पास R है और पाई की वैल्यू भी है, तो अब हमें पाई R निकालना है, यानी कि कैनवास का क्षेत्रफल निकालना है। तो कैनवास का क्षेत्रफल यहाँ निकालने हैं, यहाँ निकालने बात एक ही है। चलो नीचे कर लेते हैं कैनवास का क्षेत्रफल। तो कैनवास का क्षेत्रफल पाई की वैल्यू रख दीजिए यहाँ पर 22/7। R की वैल्यू कितनी है तो आप लेंगे सर 21/2। L की वैल्यू कितनी है तो आप लेंगे सर 75/2। ठीक है, अब आप देखिए 7 से ये 3 बार कैंसिल, 2 से ये 11 बार कैंसिल, तो 33 × 75 करके 2 से आधा करना है उसको आपको। तो 33 × 75 और कर दीजिए भाई कैलकुलेशन फिर से आ गई आपके पास। काफी कैलकुलेटिव, बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा कैलकुलेशन हो रही है भाई, कैलकुलेशन करनी ही पड़ेगी। उसमें आपके लिए आपके पास कोई विकल्प नहीं रह जाएगा इस क्वेश्चन को करने के लिए, तो कैलकुलेशन तो आपको करनी ही पड़ेगी। अब आप देखिए क्या करें भाई, इसमें तो आपको करना है 33 या 75 दिया कर लीजिए, 75 दिया कितना होता है 7 3 2 3 15 240 225 और × 11 कर दीजिए। देखिए 75 दूनी 150, 150 में आप कितना जोड़ेंगे, 150 में आप कितना जोड़ दीजिए 50, तो कितना हो गया आपका 200 225, 225 × 11 कर दीजिए। तो 225 × 11 और बटे में 2, तो 5 11 × 55 की 5 हासिल में 2, 11 दूनी 22 2 24 की 4 हासिल में 2, 11 दूनी 22 और 2 24, आपको बटे में 2 करना है। तो 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और 2 5 10, यानी कि 1222.5, 1222.5। अच्छा 1222.5 तो कहीं दे ही है, मान लें पाई की वैल्यू वर्ग मीटर में, तो 1222.5 तो कहीं नहीं आ रहा है, कहां तक देंगे भाई एक बार फिर से देख लीजिए। 25 से 75 ये आपका सही आ गया, 75/2 आ गया, इसका वर्गमूल आप लेंगे तो L की वैल्यू आ गई 22/7, R की वैल्यू 21/2, 7 की 21, 2 से काटा 11 बार बटे में 2, 33 75, 75 आप करेंगे तो 75 दूनी 150, 150 में 75 जोड़ देंगे तो 225, बिल्कुल 225 हो गया। 225 × 11 11 5 55 की 5 हासिल में 5 आएगा, हासिल में 5 आएगा, सॉरी 11 5 25 हासिल में 5 आएगा। यहाँ कैलकुलेशन में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, इस मिस्टेक को एक बार और करेक्ट कर लीजिए, कोई बड़ी बात नहीं होती है, कभी बार हो जाता है। ठीक है, चलिए ये देखिए भाई 11 5 55 की 5 हासिल में 5 आएगा, 11 दूनी 22 और 5 27 की 7 हासिल में 2 आएगा, 11 दूनी 22 और 2 24, ये आपका आ जाएगा और बटे में कितना 2, तो 2 से ही कटेगा, 2 1 2, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 7 14 और 0.5, यानी कि 1237.5, 1237.5 ऑप्शन बी में दिया है, तो ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार ऑप्शन बी क्या हो गया बेटा, आपका आंसर हो गया। आई होप बात आपको समझ में आ गई। थोड़े से कैलकुलेटिव है, वो 2 क्वेश्चन आपको बेसिक तरीके से करवाए हैं, लेकिन नेक्स्ट टाइम वो क्वेश्चन कभी भी आपके पास आएंगे तो आपको उसका कंक्लूजन बता देंगे कि किस तरीके से आपको उस क्वेश्चन को इजी बनाना है। ठीक है ना, चलिए तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है ABCD इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इन व्हिच AB = 16.5 cm, BC = 8 cm, CD = 11 cm, AD = 90.8 cm and BD is bisected by AC at O. What is the value of x? बोल रहे हैं कि ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है जिसमें AB बराबर 16.5 सेंटीमीटर है, BC x सेंटीमीटर है, CD 11 सेंटीमीटर है, AD 19.8 सेंटीमीटर है और AC BD को बिंदु O पर समद्विभाजित करता है। तो x का मान आपको ज्ञात करना है। देखिए सबसे पहले आपको सिंपल सी चीज ये समझनी है कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता क्या है, यानी कि चक्रीय चतुर्भुज होता क्या है। तो एक ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों शीर्ष एक वृत्त की परिधि पर स्थित हो उसको हम क्या बोलते हैं, चक्रीय चतुर्भुज बोलते हैं। ये हमारा चक्रीय चतुर्भुज कहलाता है। ठीक है, अब इसको अगर हम नाम लेते हैं कि ABCD, ये हमारा एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। अब इसमें इन्होंने बोला है कि इसके जो विकर्ण वो एक दूसरे को कहाँ प्रतिच्छेद करते हैं, वो बिंदु पर काटते हैं। तो ये AC और BD कहाँ काटते हैं, एक दूसरे पर समद्विभाजित करते हैं। तो थोड़ा सा डायग्राम जो है वो आपको इस तरीके से बनाना है कि समद्विभाजित करें, ये और ये पार्ट बराबर और ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट आपस में बराबर समद्विभाजित करते हैं इस हिसाब से। ठीक है, चलिए तो हमारा थोड़ा छोटा बन गया, आपको समझना है इस चीज़ को, समद्विभाजित कर रहे हैं मतलब बराबर बनेंगे, या तो ये एक आयत होगा या एक वर्ग होगा या फिर ये समचतुर्भुज होगा या एक समांतर चतुर्भुज होगा, क्योंकि उसी में विकर्ण क्या होते हैं, एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, तो डायग्राम का थोड़ा विशेष तौर से आपको ध्यान रखना है। अब आपको क्या क्या दिया है, इन्होंने AB दिया है 16.5 सेंटीमीटर, इसके अलावा BC आपको दिया है 1 सेंटीमीटर,
सी डी आपको दिया है 11 सेंटीमीटर और साथ ही साथ आपको ए डी दिया है कितना आपका 19.8 सेंटीमीटर, ये आपको दिया है। अब देखिए यहाँ पर लगेगा सिमिलरिटी का कॉन्सेप्ट। अब यहाँ पर हम सिमिलरिटी का कॉन्सेप्ट आपको एक्सप्लेन नहीं करेंगे क्योंकि आपको स्टडी अड्डा का हमारा ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। उस ऐप में जाकर अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर ज्योमेट्री के पार्ट में सिमिलरिटी के हर एक टाइप को क्लियर किया गया है कि सिमिलरिटी होता क्या है और उस पर बेस्ड क्वेश्चनों को भी सॉल्व कराया गया है। साथ ही साथ कॉन्ग्रुएंसी के बारे में बताया गया है। सिमिलरिटी का मतलब क्या होता है कि अगर दो ट्राइंगल सिमिलर है मतलब समरूप है, दिखने में एक जैसे हैं, तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात कैसा होता है, बराबर होता है। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि यहाँ पर दो ट्राइंगल आपस में सिमिलर हो रहे हैं, वो कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर हम कहेंगे ट्राइंगल आपका ए ओ बी एंड ट्राइंगल ए ओ बी और यहाँ पर सी ओ डी, ट्राइंगल सी ओ डी, ये सिमिलर है। और दूसरा यहाँ पर ट्राइंगल अगर बात करें हम बी ओ सी, ट्राइंगल बी ओ सी एंड ट्राइंगल कौन सा, तो आप कहेंगे डी ओ ए, ट्राइंगल डी ओ ए, ये सिमिलर है। अगर ये सिमिलर है तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात कैसा होता है, बराबर होता है। तो डायरेक्ट आप कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करेंगे, आप यहाँ पर कहेंगे कि ए बी और सी डी का जो अनुपात है वो ए डी और बी सी के अनुपात के बराबर होगा। यानी कि यहाँ पर इन दोनों ट्राइंगलों की संगत भुजाओं का अनुपात है और यहाँ पर इन दोनों भुजाओं की संगत भुजाओं का अनुपात है, ये आपस में कैसे कर देंगे, हम बराबर कर देंगे। क्योंकि ये कॉम्पोनेंट हो जाएगा इसके, ये कॉम्पोनेंट हो जाएगा इसके, तो ये आपस में चारों के चारों कैसे हो जाएंगे, कॉम्पोनेंट हो जाएंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर ए बी की वैल्यू की अगर हम बात करें तो 16.5 है और सी डी की बात करें तो यहाँ पर 11 है और यहाँ पर ए डी की बात करें तो 19.8 है और बी सी की बात करें तो यहाँ पर कितना दिया, x दिया। अब आप इसको कैंसिल आउट अगर करते हैं तो 6 5 11 12 होता है और ये 10 और 18, ये 3 से कट रहा है तो दशमलव से तो दशमलव कैंसिल कर दीजिए और ये 3 से कट रहा है तो 3 5 15, 3 5 15, 3 से 3 18, 3 18, ठीक है। 11 से 5 बार कट जाएगा और 11 से 6 बार कट जाएगा, तो आपका ये 66/5 आ जाएगा। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 66/5। तो आप 5 से कैंसिल करेंगे तो आप कहेंगे सर 5 एकम 5 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 5 दिया 15 हो जाएगा, तो 5 दूनी 10, तो 13.2 सेंटीमीटर आपका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो 13.2 किस में दिया है, तो आप कहेंगे सर ऑप्शन बी में दिया है, तो ऑप्शन बी आपका आंसर। आई होप बात आपको समझ में आ गई, क्लियर है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 जो है पूरा फॉर्मूले पर बेस्ड क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको दिया है a + b + c बराबर 11, ab + bc + ca बराबर 3 और साथ ही abc बराबर -135। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a³ + b³ + c³। देखिए अगर आपको a³ + b³ + c³ की वैल्यू निकालनी है, a³ + b³ + c³ की वैल्यू निकालनी है, तो इसका फॉर्मूला होता है a³ + b³ + c³ - 3abc = होता है a + b + c into a square plus b square plus c square minus ab minus bc और minus c, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो अब इस फॉर्मूले में आपको देखिए abc की वैल्यू है आपके पास, a plus b plus c की वैल्यू है, ab bc ca की वैल्यू है, a square plus b square plus c square चाहिए। तो इसको हम कैसे निकालेंगे, इसको हम दूसरे फॉर्मूले की मदद से निकालेंगे। तो दूसरा फॉर्मूला क्या है, तो देखिए हम इसको दूसरे फॉर्मूले की मदद से निकालेंगे। तो वो दूसरा फॉर्मूला आपका है a + b + c का होल स्क्वायर। तो ये आप जानते होंगे ये क्या होता है भाई, a स्क्वायर + b स्क्वायर + c स्क्वायर + 2ab + bc + c, ये वाले फॉर्मूले से निकालेंगे। इसमें ab + bc + ca की वैल्यू आपके पास है, a + b + c की वैल्यू है, तो यहाँ से आपका a स्क्वायर + b स्क्वायर + c स्क्वायर निकल आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए यहाँ पर वैल्यू अगर आप रखते हैं a + b + c, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 11 का स्क्वायर। ठीक है, अब आपको निकालनी किसकी वैल्यू है, तो a स्क्वायर + b स्क्वायर + c स्क्वायर + 2 into ab + bc + ca की वैल्यू कितनी है, तो आप कहेंगे सर 3। ठीक है, तो यहाँ से आपका a स्क्वायर + b स्क्वायर + c स्क्वायर कितना निकल आया, 6 माइनस हो जाएगा 121 में से, तो 115 बचेगा। ठीक है, 11 का वर्ग 121, इसमें से 6 माइनस हो जाएगा तो 115 बचेगा। ठीक है, तो 115 आपके पास ये वैल्यू आ गई।
अब आप ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल कर दीजिए, तो यहाँ से आपके पास वैल्यू आ जाएगी ए क्यू प्लस वी क्यू प्लस सी क्यू और माइनस, अब माइनस ए बी सी की वैल्यू देखिए, माइनस में 135 और 135 का 3 गुना करना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 इंटू माइनस 135, ये आपने वैल्यू रख दी, प्लस ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी है, तो आप कहेंगे सर 11 है, इंटू दूसरे ब्रैकेट में कितना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू 115 है। और अगर हम माइनस कॉमन ले लेते हैं इस पूरे में से, ये पूरा ए प्लस बी प्लस सी, ए बी प्लस बी सी प्लस सी बन जाएगा। तो माइनस का आपको कितना करना है भाई, यहाँ पर 3 करना है, ठीक। तो ये देखिए आपका क्या निकल कर आएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, ये कितना हो जाएगा 3 गुना कर दीजिए, 5 की 15 की 5 हासिल में 1, 3 3 का 9, 10 की 0 हासिल में 1, 3 1 3 और 1 4, 405 लेकिन किसका प्लस का, और ये कितना हो जाएगा 11, इसमें से माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 112, मल्टीप्लाई कर दीजिए, 11 दूनी 22 की 2 हासिल में 2, 11 कम 11 2, 13 की 3 हासिल में 1, 11 कम 11 और 1 12, 1232। अब आपके पास वैल्यू निकालनी है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की, तो 1232 में से क्या माइनस कर दीजिए, 405 माइनस कर दीजिए। ऑप्शन में देखिए किस यूनिट डिजिट में 7 आ रहा है क्या, यूनिट डिजिट में 7 यहाँ आ रहा है, तो ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि भाई 12 में से 5 माइनस करेंगे 7 हो जाएगा, 1 माइनस होगा तो 2 हो जाएगा, 12 में से 4 माइनस करेंगे तो 8 हो जाएगा, 827 आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन ए आपका आंसर है, ऑप्शन ए क्या होगा बेटा आपका आंसर।